स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से समय दे पा रहे होंगे तैयारी में। ठीक है, तो हमारा जो सेशन चल रहा था आपका मैथ का सेशन, और मैथ में पढ़ा रहे हैं आप लोग को प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि। उस लाभ और हानि का आज है 7वां क्लास। इसके पहले हमने 6 क्लास क्लास हो चुका है 6 क्लास, और उस 6 क्लास में लगभग आपका 50 सवाल सोल्व किए हैं, और वो 50 वैसे सवाल थे जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है या उसी के आधार पे आगे पूछने की संभावना है। ठीक है, उसके पहले क्या है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवारों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज क्लास शुरू में सवाल नंबर 51 से, और ये है आपका 7वां क्लास। और हम ये आप लोग से वचन दिए थे आप लोग को कि जितना भी मेरा क्लास होगा यूट्यूब पे फ्री होगा, और उस फ्री क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वो सारे कॉन्सेप्ट जो है और वो सारे क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और उसी के आधार पर आगे भी पूछने की संभावना ये भी रहती है। जैसे मैथ का क्या है कि सिलेबस उसका फिक्स है, ठीक है, उसी सिलेबस में क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करता है और एग्जाम में पूछता है। तो हम तमाम तरह क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए हैं, और हम एक कोशिश ये करते हैं कि आप लोग को अच्छे से मैथ हम सिखा पाए। और हमारा सबसे ज्यादा प्रयास ये रहता है, सबसे अधिक प्रयास ये रहता है कि हम उन बच्चों को भी मैथ सिखा पाए जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, या जिन्होंने मैथ के लिए आपका 3-4 सालों से कोई मैथ पढ़े नहीं है, मैथ छोड़े हुए हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि उन बच्चों को भी मैथ हम सिखाएं जिन्होंने मैथ से डरे हैं, या जो मैथ के डर से 12th में साइंस ना लेकर आर्ट्स ले लिए। ठीक है, उन बच्चों के लिए ही मेरा क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास हम लिए हैं, जैसे मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, सारा क्लास मेरे क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करें, मैथ को और अच्छे से मजबूत करें, तो जाए हमारे चैनल पे देखें, और उस पर हमने कैलकुलेशन का वीडियो बना के डाले हैं, आपका परसेंटेज का जो है पूरे अच्छे से समझाए हैं। और आज ये तीसरा टॉपिक जो चल रहा है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस तो यानी कि लाभ हानि, तो लाभ हानि का भी आपका 7वां क्लास है। 6 क्लास इसके पहले आपके क्लास में हो चुका है, यूट्यूब पे हो चुका है। तो जिन बच्चों ने भी पहला क्लास नहीं देखे हैं, तो हम यही बस बोलेंगे कि जो बच्चा अभी ये पहला क्लास देख रहे होंगे 7वां क्लास में, तो वो जाएं और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्लास देखें, तब आकर आपका 6ठा क्लास 7वां क्लास देखिए, समझ में आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास यहाँ से। और आज का क्लास होता है सवाल नंबर 51 से। अभी एक सवाल नंबर 51 को देखिए। अब ये सवाल भी क्या है, 2023 का पूछा गया है, SSC CHSL का पूछा गया है 10+2 लेवल का। ठीक है, अब ये सवाल क्या होता है कि यदि 11 संतरे 10 रुपया में खरीदे जाते और 11 रुपया में 10 संतरे की दर से बेचे जाते, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, इसका हम 2-3 तरीका हम आप लोग बताएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो जो रहेगा वो अपने पास रखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें बोले क्या, देखिए पहले सवाल को समझिएगा अच्छे से। बोला क्या है कि पहले क्या किया कि ये 11 संतरे जो है 10 रुपया में खरीदे। बोले कि सर 11 संतरा, पहले समझाते हैं बेसिक तरीका से। ठीक है, आप ये बोलिएगा 11 संतरा जो है, 11 संतरा वो खरीदा था 10 रुपया में। कितना रुपया में? 10 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीधी। तो एक संतरा कितना में खरीदेगा, तो एक संतरा खरीदने का उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सर 10/11। ठीक है, हम बात करते हैं विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य क्या बोला कि 11 संतरा 11 रुपया में 10 संतरे बेचे जाते हैं, यानी कि अब 10 संतरा जो है 10 संतरा बेच रहा है वो कितना रुपया में? 11 रुपया में। तो एक संतरा का जो सेलिंग प्राइस आएगा, एक संतरा का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो हो जाएगा एक आपका 11/10।
आपसे पूछे कि बताइए आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो अब सर यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यानी कि लाभ दिखाई दे रहा है। लाभ कितने का होगा, तो बोलेंगे सर लाभ हो जाएगा 11/10 माइनस 10/11। सोल्व कीजिएगा तो ये 110 एलसीएम आएगा। ये कटेगा 11 11 11 कितना 121, और ये कटेगा 10 बार में 10 देंगे 100। ये हो जाएगा आपका 21/110। ये लाभ हुआ। हम कुछ बताइए भैया लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर लाभ परसेंट, तो लाभ दिया है 21/110, परसेंट के लिए 100, और लाभ का तुलना करते हैं छोटा से छोटा, यानी कि हमेशा सीपी होता है, तो सीपी क्या है आपका 10/, का तो 10 नीचे आएगा और ये 11 जो है चला जाएगा ऊपर। अब काटिएगा आप, तो ये आपका 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, और ये 11 से 11 कैंसिल, 21% आपका जो हो गया वो हो गया लाभ परसेंट। ये सबसे बेसिक तरीका था जिसमें हम क्या किए कि सामान कितना भी खरीदेगा, हम एक से वस्तु का वैल्यू निकालेंगे क्रय मूल्य में और एक वस्तु का निकालेंगे वैल्यू विक्रय मूल्य, फिर कंपेयर करें कि लाभ हुआ कि हानि होगा, तब वहां से हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। ये सबसे अच्छा बेसिक तरीका है जो हम लोग 9th या 10th में यूज करते थे। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में समय बचे मैथ बनाते समय, तो थोड़ा बहुत आपका जो पैटर्न है बेसिक तरीका उससे हट के सोचना पड़ जाता है, ठीक है। और जब तक आप हट के नहीं सोचिएगा तब तक आपका क्वेश्चन में समय नहीं बचा सकते हैं। और मेन हमारा होता है टारगेट क्या आती है एग्जाम में, समय को बचाना, ठीक है। तो जब तक आप उस पैटर्न से थोड़ा बहुत हटकर नहीं सोच पाएंगे तब तक जो है आपका समय बचत नहीं हो पाएगा, और पता चला कि आप एक क्वेश्चन बनाने में बहुत लंबा समय लेके आ रहे हैं। तो हम आपको इसका शॉर्ट तरीका क्या है, हम क्या बोलेंगे कि देखिए एक तरीका हम दिखाए थे आपका स्पेशल हिंट में कि नजदीक का रिश्ता नजदीक से, दूर का रिश्ता दूर से, तो लिखवाए होंगे, याद कीजिए पहला क्लास में सब बोले थे। और हम ये बोले थे कि इसको नोट कीजिएगा, ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। और जब सवाल आएगा तो इसका हम चर्चा करेंगे। नजदीक का रिश्ता नजदीक से, दूर का रिश्ता दूर से, दूर का रिश्ता जो होता है वो होता है क्रय मूल्य, और नजदीक में जो होता है विक्रय मूल्य। यानी कि आप दूर से कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हैं और नजदीक में आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप ही दुकानदार हैं, तो आप दुकानदार है तो आप सामान कहाँ से खरीदिएगा, तो आपका अगर दुकान है तो आप सामान अपने मार्केट से, दूर के मार्केट से खरीद के लाएंगे। तो मान लीजिए किसी का दुकान गया में है, तो गया में दुकान है तो गया में सामान बेचने के लिए वो दिल्ली, पटना, मुंबई कहीं से सामान खरीद के आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके बेचेंगे। ये दूर से खरीद के लाए हैं, जहाँ पर कंपनी वो सामान बनाती है वहां से खरीद के लेके आए हैं, अपने लोकल मार्केट में बेचेंगे। तो दूर से खरीद के लेकर आए हैं यानी कि दूर से लेकर खरीदे हैं तो क्रय मूल्य हो जाएगा, और नजदीक में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप देखिए इसी तरीके से एक सवाल देखिए, 11 संतरे 10 रुपया में बेचे, क्या लिखेंगे, 11 संतरे बेचा है 10 रुपया में, और फिर क्या बोला है कि 11 में 10 संतरे की दर से बेचना है। 11 संतरा 10 रुपया में खरीदा, यानी कि 10 रुपया में जो है 11 संतरा खरीद रहा है, और 11 रुपया में जो है 11 रुपया में है 10 संतरा बेच रहा है। नहीं बोले कि 10 रुपया में 11 संतरा खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 संतरा बेच रहा है, लिख दी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोले कि नजदीक का रिश्ता नजदीक से, दूर का रिश्ता दूर से। ये 10 नहीं ये 100 हो जाएगा। दूर का रिश्ता होता है आपका क्रय मूल्य, 11 11 121 हो जाएगा, और नजदीक का रिश्ता होता है आपका विक्रय मूल्य। यानी कि आप 100 में खरीदे और 121 में बेचे, तो बच्चा जानते कि इसका सर लाभ होगा। लाभ कितने का हो गया, 21 का। तो हम यहाँ से लाभ परसेंट निकालें तो बोलेंगे सर 21 का लाभ हो गया, परसेंट के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा वाला से छोटा कौन है, आपका 100 है, बस बात खत्म। कितना परसेंट हो गया लाभ, 21%, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये भी है, आप इसको मेथड 1 बोल सकते हैं। तो रूल फर्स्ट, इसको बोल सकते हैं रूल सेकंड,
एक तरीका हम और बताएंगे, जैसे देखिए इसमें अगर कुछ चेंजिंग कर देता है सवाल में, ये ऐसे सवालों के लिए सबसे बेस्ट है। जो नॉर्मल सवाल पूछा है कि 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा, 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद बेचा है, जब इस पैटर्न का सवाल लेगा तो उस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है कि नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, दूर का विक्रमूल और नजदीक का विक्रमूल आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि सवाल में कुछ वेरिएंट लाता है तो कुछ चेंजिंग करता है, ठीक है। और सवाल में जब चेंजिंग करेगा तो हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। तो उसके लिए हम ऐसा तरीका एक लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसके माध्यम से आप सवाल में कुछ भी चेंज करें, ठीक है। सवाल में कुछ भी चेंज करेगा आप उसको बना लीजिएगा उस तरीके से, ठीक। इसको थोड़ा मिटाते हैं। बस इसमें ध्यान ये देना है कि जितना सामान खरीदेगा उतना ही सामान बेचेगा, जितना सामान खरीदेगा उतना ही सामान बेचेगा। कोशिश ये करना है कि वो बराबर करे, मतलब कि दोनों का जो बेचने वाला वस्तु है वो वस्तु की संख्या जो है क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब यहाँ पर दो तीन बात लिखना, हम क्या लिखेंगे कि सर यहाँ पर दो चीजें, एक वस्तु का रेट दे रखा है और एक वस्तु की संख्या दे रखी है, मतलब कि वस्तु का संख्या और वस्तु का मूल्य, ठीक है, कितना में खरीदा है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि वस्तु मूल्य, मूल्य फिर लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे हम यहाँ पर क्रय मूल्य और नीचे लिखेंगे बिक्री। अब बात करते हैं क्रय मूल्य। बोला क्या है कि मूल्य क्या है कि 10 रुपया में 11 संतरा खरीदता है, तो लिखेंगे 10 रुपया में 11 संतरा खरीदा। विक्रय मूल्य क्या बोला है कि 11 में 10 संतरा बेचता है, 11 रुपया में 10 संतरा बेच रहा है, ये सवाल है। अब यहां से बोला क्या कि बताइए कुछ को लाभ होगा या हानि। तो अभी हमें हिंट्स क्या दिए कि आपको करना क्या है श्रीमान, कि जितना सामान खरीदेगा उतना ही सामान बेचेगा, कि आप वस्तु को बराबर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वस्तु को बराबर करने के अगर बात किया जाए तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सर ये 11 है और ये हमारा 10 है, ठीक है। तो 11 को 10 बना सकने के लिए या इसके मल्टीपल में जो इक्वल हो जाए तो आप बोले सर यहाँ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, 11 में 10 से गुना करेंगे तो 11 कहेंगे 110 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 10 देंगे, क्योंकि अनुपात में है आपका, अनुपात में डाल देते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 कहेंगे 100 और 11 कहेंगे 100। अब 10 को 110 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। अब बोलिए सर 11 गुना 10 110 ये वस्तु हो गया और 11 गुना 11 कितना हो गया 121। अब आपको क्लियर बात समझ में आ रहा होगा कि सर अब यहाँ से इसका कोई यूज है नहीं, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा कि सर 110 वस्तु खरीदा था 100 रुपया में और वही 110 वस्तु बेच रहा है 121 रुपया में, यानी कि उसको लाभ हो गया है 21 का, लाभ हो गया है 21 का। अगर हम लाभ परसेंट निकालें तो लाभ हो गया है 21 का, परसेंट के लिए 100 और लाभ की तुलना करते हैं सीपी से, यानी कि छोटा से, छोटा कौन है 100, ये कैंसिल हो गया। अब कहो कितना परसेंट 21%, ठीक है। ये आपका तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हम क्या करें, ऐसे तरीका लिखने का आप लोग इसको, ये आपका थर्ड रूल है। ये भी है रूल में, इससे सवाल कुछ भी चेंज करेगा आप उससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। आगे और भी सवाल देखेंगे इस पैटर्न पे। हम क्या बोले, लिखने का तरीका क्या है कि एक साइड लिखेंगे, पहले लिखेंगे मूल्य फिर लिखेंगे वस्तु, पहले लिखेंगे मूल्य, ठीक है, फिर लिखेंगे वस्तु। बात बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया पहले आएगा फिर लिखाएगा वस्तु, ठीक है। तो यहाँ रुपया लिखे फिर वस्तु लिखे। उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाएगा तो इसको फिर से बैक करके देखिएगा, आपको क्लियर बात समझ में आएगा। और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको फिर से अगले क्लास में रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक।
आगे आते सवाल नंबर 12। देखिए क्या बोला है कि 25 सेव 250 रुपया में खरीदे गए और 30 सेव जो है 390 रुपया में बेचे गए। तो इसे इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब फिर वैसे तरीका लिखेंगे, इधर लिखेंगे मूल्य, इधर लिखेंगे आपका वस्तु, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य सीपी और नीचे लिखेंगे दो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। खरीदा कितना है 250 रुपया में 25, क्रय मूल्य है उसका 250 रुपया में खरीदा है 25 से, और बेचा कितना है तो 390 में बेच रहा है, 390 में बेच रहा है कितना से 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके लिए क्या हो सकते हैं कि ये संख्या आपका हो सकता है कि काफी बड़ा होता है, ठीक है, जो गुना भाग करने में तकलीफ है। सर 25 और 30 को कैसे बैलेंस करें हम, ये भी तो 25 छक्के 150 हो जाएगा, 30 25 150 होगा, तो इस संख्या में गुना कर पाना काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा कि सर गुना कैसे करेंगे 6 से और यहाँ पर 5 से, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा वो ध्यान देते हैं ना, तो यहाँ पर भी बाबू जी देखिए ये जो सवाल हम यहाँ पर लिखे थे, ऐसे तरीका जो लिखे थे, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देते तो एक तरीका और सामने निकल के आता क्या कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर हमको बनाना होता है सवाल को या थोड़ा और शॉर्टकट में भागना होता, तो आप यहाँ पर सिर्फ बात यह बोलते हैं कि सर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे समझाते हैं ऐसे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए ये 10 को 10 से, तो 10 दूनी कितना आता 100, 11 को 11 से 11 कितना था 100, यही तो था। 100 में खरीद कर 121 में बेचे थे तो लाभ हो रहा था आपका 21 का। लाभ कितने का 21 का। लाभ परसेंट निकाले थे तो 21% के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा से तो छोटा कितना देगा आपका 100 21%, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका संख्या वही आता है, इन सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब संख्या बड़ा हो, आपको लगे गुना भाग थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस हम गुना करें कितना, गुना करेंगे 250 गुना 30, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 390 गुना 25, 390 गुना 25। अब आपके मन में सभी को और बड़ा कर दिए आप, नहीं अनुपात निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे अनुपात निकालेंगे यहाँ से तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 3 से कटेगा आपका 13 बार में, 13 3 39, ये 25 से कटेगा आपका 10 बार में 250, यानी कि आया सीपी आया है 10 और एसपी आया है 13, सीपी आया है 10 एसपी आया है 13, क्रय मूल्य कितना है 10 का, विक्रय मूल्य कितना है 13, यानी कि आपको जो लाभ दिख रहा है लाभ परसेंट, लाभ हो गया आपका 3 का, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना करते हैं छोटा से छोटा कौन है 10, आपका लाभ जो कितना परसेंट का 30% का, 30% प्रॉफिट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब कि आपको बस वो कॉन्सेप्ट को सीखना है कि आप कहाँ पर समय बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, मेन मुद्दा हमारा वो है, ठीक है। ये तरीका काफी आसान हो गया, क्रॉस करने के बाद आप अनुपात में मतलब रेशियो में निकाल लीजिए और आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 53। बोला क्या है कि एक दुकानदार जो है 5 रुपया में, ये सवाल भी 2022 का सीजीएल का है, क्योंकि जितना भी सवाल अभी आ रहा है सारा सवाल क्या पूछा गया है और वो पूछा गया सवाल भी हम आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आपको ये न लगे कि सर जो बता रहे हैं तरीका या जो सर क्वेश्चन बता रहे हैं वो एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता, उससे आप निश्चिंत हो जाइए और आराम से देखिए, समझिए और उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बोला गया एक दुकानदार जो है 5 रुपया में 4 के दर से 60 पेंसिल खरीदे। कितना खरीदा है 60 पेंसिल, ठीक है। और 60 पेंसिल 3 रुपया में 2 की दर से खरीदी, 2 बार खरीदा।
ठीक है, दो दुकान से दो पेंसिल खरीदा, इसको भी लिखेंगे वैसे ही, पहले लिखेंगे मूल्य, फिर लिखेंगे वस्तु, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्रयमूल 1 और लिखेंगे क्रयमूल, दो दुकान से दो सामान खरीद रहा है, कैसे कैसे, दो भाव से खरीद रहा है, तो 5 रुपया में 4 की दर से पहला खरीदा है 5 रुपया में 4 वस्तु, ठीक है। और दूसरे के पास खरीदा है 3 रुपया में 2 की दर से, 3 रुपया में 2। दुकान एक से खरीदा है 5 रुपया में 4 सामान, और दूसरा दुकान से खरीदा है 3 रुपया में 2 सामान खरीदा है। और सवाल ये है कि 60 पेंसिल दोनों दुकान से खरीदता है, पहला दुकान से भी 60 पेंसिल, दूसरा से भी 60 पेंसिल। अच्छा, अगर 60 पेंसिल बनाइएगा तो आप बोलिएगा कि सर इसमें अगर 15 से गुना कर दिया जाए तो ये 60 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे गुना 15 से तब, क्योंकि इसमें करेंगे 30 से ना, इसमें गुना करेंगे 30 से तब ये 60 होगा, क्योंकि दोनों दुकान से 60 सामान खरीद रहा है, तो ये भी 15 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा 15 से, अगर उसमें गुना किए हैं 30 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको 30 से। तो हम बोलेंगे कि सर टोटल जो सीपी हो गया, टोटल सीपी क्या हो गया, तो आप बोलिएगा कि सर 15 × 5 = 75 और 30 × 90, 90 में अगर जोड़ेंगे हम 75 तो हमारा आ जाएगा 165, यानी कि हम कितना रुपया खर्च किए, 165 रुपया खर्च किए, और 165 रुपया खर्च करने के बाद हमको कितना सामान मिल रहा है, तो 15 × 4 = 60 और 60 120 सामान मिल रहा है। बोलेंगे सर टोटल से यही है कि 165 रुपया खर्च किए और हमको 120 सामान मिला। फिर क्या बोलता है कि उन सभी पेंसिल को, जितना पेंसिल खरीदा है, यानी कि 120 पेंसिल को खरीदा है, उन सभी पेंसिल को 4 रुपया में 3 के दर से बेच देता है। अब बोला है लिख रहे हैं, बेच कैसे रहा है, तो 4 रुपया में 3 के भाव से बेच रहा है, 4 रुपया में 3 के भाव से बेच रहा है। तो पूछा क्या है, उसका लाभ या हानि परसेंट याद करें। तो आप यहां से देखिएगा, एक तो तरीका आप क्रॉस भी कर सकते हैं, आप कि 165 में गुना करेंगे 3 से और 4 में गुना करेंगे 120 से, जो आएगा अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। ये भी यहाँ पर कर देते हैं फटाफट ताकि समझना आसान हो जाए। हम करेंगे गुना 165 को 3 से, 165 को 3 से लिखते हैं 165 गुना 3, और ये गुना करते हैं 120 को 4 से, तो लिखते हैं 120 गुना। अब काटिएगा आप, तो 3 से कटेगा ये 4 बार में, 40 बार में हो जाएगा, 40 × 120, और कटेगा 5 से, तो 5 से काटिएगा आप, तो 5 से कटेगा ये 8 बार में, 8 × 5 = 40, और 5 से कटेगा या 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 33 बार में, ठीक है। अब देखिएगा कि ये हो गया हमारा 8 33 हो गया, और ये हो गया हमारा 8 × 4 = 32, यानी कि 33 में खरीदे थे और 32 में बेच रहे हैं, 33 में खरीदे हैं और 32 में बेच रहे हैं। तो हमको हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो बोले सर 33 में अगर खरीदिएगा और 32 में बेचिएगा तो आपको हो जाएगा हानि। कितने का हानि हो गया, 1 का। हमको निकालना है हानि परसेंट, हानि परसेंट। तो हानि हुआ है 1 का, परसेंट के लिए 100। हानि का तुलना किससे करते हैं, छोटा वाला, सॉरी हानि की तुलना बड़ा से, तो बड़ा कौन है इसमें, 33। आपका हो गया 100/33, यानी कि हो जाएगा 3.1/33%, और ये दिख रहा है आपको लॉस 3.1/33%, ठीक है। और ये बहुत ही आसान मेथड है, जिस तरीके से आप इस आधार पर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल रहेगा, ठीक है, इसके बेस पे आप उसको अरेंज कीजिएगा और आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान क्या दे रहा है कि सबसे पहले मूल्य लिखेगा फिर वस्तु लिखेंगे, पहले मूल्य फिर वस्तु, पहले मूल्य फिर वस्तु, ठीक है। और उम्मीद करते कि सबको समझ में आया होगा आराम से। चलिए, अच्छा, अगर हम यहाँ पर वस्तु को बराबर करते तो बात वही आता। अगर हमको वस्तु को बराबर करना होता तो हम यहाँ पर क्या बोलते कि सर आप यहाँ पर कर सकते थे क्या, कि यहाँ इसमें गुना कर देते आप कितना से, 40 से,
तो यहाँ भी गुना करना पड़ता है 40 से, 40 तो यही 120, और ये 40 में कितना होता है 160, यानी कि 165 में खरीद कर 160 में बेचेंगे तो हमको हानि होगा 5 का, और हम हानि परसेंट निकालते हैं तो 5% के लिए 100, और हानि की तुलना करते हैं बड़ा से बड़ा कौन है, इसमें 165, वही बात आता काटते तो ये भी 33 बार में कटता, आता कितना 3/133%, ठीक है। तो यहाँ तो आप जैसे आपको सुविधा लगे, जो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए और सीख लीजिए, उसी को बनाइए और उसी को एग्जाम में भी ट्राई कीजिएगा। हाँ, लेकिन हमारा एक गाइडलाइन ये है कि आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप ये सोचिए कि हम एक बार पढ़ लें और ये तरीका को हम डायरेक्ट एग्जाम के दिन अप्लाई करेंगे तो ये संभव नहीं है, ये असंभव वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एग्जाम में जो है दिमाग जो है उसी के आधार पर काम भी करेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने कभी ये सवाल बनाए हैं, कभी ये सवाल देखे तो हैं, लेकिन कैसे बनाए हैं ये आपको आइडिया नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा करना है कि हाँ, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी से सोल्व कर पाए, उसके लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो है आपका प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हमारा पर्सनल मानना ये है कि मार्केट में मैथ का बहुत सारा बुक है, ठीक है, अलग अलग राइटर का हो गया, अलग अलग पब्लिकेशन का हो गया, बहुत सारे कोचिंग वाले भी अपना बुक निकालते हैं। हम बस इतना बोलेंगे आप लोग कि किसी एक बुक पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और उसी बुक को जो है 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, ठीक है। 10 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा क्या है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो हमारा बस यही मानना है और हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है कि 10 अलग अलग किताब ना पढ़ के एक ही किताब को 10 बार पढ़िएगा तो चीजों को अच्छे से समझ पाइएगा और आपका दिमाग जो है उस तरीके से काम कर पाएगा, उस लेवल पर काम करेगा जिस लेवल का एग्जाम में आपको चाहिए, ठीक है। आइए सवाल नंबर आगे आते हैं, 14 नंबर सवाल बोला गया है। क्वेश्चन में इधर लग रहा है, ये वही सवाल है क्या, 4 रुपया में 3, 3 रुपया में 2, 4 रुपया में 3, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। एक दुकानदार 5 रुपया में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदा और 60 पेंसिल को 3 के 2 की दर से बेचा है, सभी पेंसिल को मिलाकर 4 रुपया में 3 की भाव से। अच्छा, यहाँ पर सवाल कुछ हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और है, इंग्लिश में लेते बोलता क्या है कि शॉपकीपर बाय 60 ऑरेंज एट 10 रुपीज 10 एट 72 रुपीज, 60 ऑरेंज 72 रुपया में, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ एट 12 फॉर एट 90. He has spent 118 on the transaction and sell the orange at the buy. If there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 orange? ठीक है, ये सवाल को सुधारेंगे, ठीक है, और ये सवाल अभी पेंडिंग रखी, इसको सुधार के अगले क्लास में 54 को फिर से लेके आएंगे, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया पता नहीं चल रहा है, कुछ टाइपिंग में एरर है, हिंदी में इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, इसको अगली बार सुधार के लेके आएंगे ऑप्शन, ठीक है। आते हैं सवाल नंबर 55। हाँ, ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपया में खरीदा और इन वस्तुओं को 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा है, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि को समझाते हैं। और ऐसे सवाल बस आपका समय बर्बाद करते हैं। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा उन बच्चों का बेसिकली समय बर्बाद होता है बनाने में, लेकिन ये सब ऐसा क्वेश्चन बस देखिए और आंसर बनाइए, ठीक है। कैसे देखिए, हम कुछ समझाते हैं पॉइंट, उसको समझिएगा अच्छे से। जैसे अगर हम इसको बनाए बेसिक तरीका से, तो बोला गया कि 3 वस्तु खरीदा, प्रत्येक को 300 रुपया, मतलब कि ये सवाल, मतलब ये पहला सामान भी 300 में खरीदा, पहला वस्तु भी, दूसरा वस्तु भी 300 में खरीद रहा है और तीसरा वस्तु भी खरीदा है 300 रुपया में।
ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो कुल हो जाएगा आपका 300 300 300 यानी कि 900। अब बात किया है सेलिंग प्राइस, मतलब सेल करने का, तो बोला क्या है कि पहले वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, पहला वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, तो 300 का 10% का है 30 रुपया लाभ पर बेचेगा, यानी कि 330 रुपया में बेचेगा। ठीक है, फिर दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा है, दूसरे को बेचा है 5% के लाभ पे, 5% परसेंट दे देते हैं, 5% के लाभ पे, तो 300 का 5 होता है 15, तो 300 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 315। और तीसरे वस्तु को जो बेचा है वो 15% की हानि पर बेचा है, यानी 15% की हानि बोलेंगे, तो 300 का 15% है 45, मतलब 300 में 45 माइनस करके बेचना है, यानी कि आपको बेचना है 255 में। अगर हम यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस निकालें, ठीक है, तो देखिए जोड़िएगा, तो 55 और 15 हो जाता है आपका 70, 70 और 30 100, 300 600 और 900, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया है 900, यानी कि जितना मैं सामान खरीदा था उतना ही सामान बेच रहा है, यानी कि ना उसको लाभ हो रहा है ना उसको हानि हो रहा है। तो इसका आंसर दिखेगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना लाभ ना हानि। लेकिन आपको इतना एग्जाम में करना नहीं है, तो हम बस समझाने के लिए लिखे, आपको बस इतना हिंट देंगे हम कि 3 वस्तु है, ठीक है, 3 वस्तु है और तीनों का अगर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस, और तीनों वस्तु का क्रय मूल्य एक समान है, तो उसमें जितना लाभ या जितना हानि बोलेगा आप उसका एवरेज निकाल के काम चला सकते हैं। जैसे इसमें तीनों वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 300 रुपया था, तो एक वस्तु को 5-10% के लाभ में बेचा था तो प्लस 10% लिखते, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा था तो प्लस 5 लिखते, और तीसरे वस्तु को 15% की हानि को बेचा था तो माइनस 15 लिखते, और इसका आप औसत निकालते, यही आता है कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, जैसे ही सोल्व करते आप सर 10 और 5 15 में से गया 15 आता है 0%, यानी कि न लाभ हुआ न हानि हुआ, बस पलट झपकते आपके सामने आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ऐसे ही दिमाग को प्रिपेयर करके रखना है कि एग्जाम में आप जल्दी से कैसे सवाल सोल्व करें। ठीक है, उसके कौन सा तरीका आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा वो अप्लाई करें, लेकिन वो तरीका तभी आपके पास रह पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है, आप इस पर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करें कि ऐसे सवाल सब जब दिखाई दे ना तो तुरंत दिमाग वही पर काम करे कि इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं, ऐसा ना कि ये तरीका बनाने के लिए ऐसे सोल्व करना शुरू कर दे। भाई सब इस पर तो है ही नहीं ना, आप जितना देर में ऐसे ऐसे लिखिए उतना देर में आंसर आ जाएगा, समय बचाना है, सब समय का खेल है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 56 बोला क्या है, इसमें बोला कि 3 व्यक्तियों ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपया में खरीदा। अब 6000 इसमें बताइए किसमें 300 का कोई रोल था, लाभ परसेंट 100% निकालने कोई रोल नहीं था। यहाँ बेसिक को समझाने के लिए आप 300 का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब सामान सबका एक रहेगा मतलब एक दाम में सब खरीदेगा तो उसमें वस्तु के दाम का कोई मोल नहीं रह जाता, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 300 को इस्तेमाल नहीं किए, फटाफट निकल गया। यहाँ पर भी 6000 रुपया में खरीदा था, क्या आया था प्रत्येक का क्रय मूल्य खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, 6000, एक को 15% लाभ तो कैसे निकालें फटाफट, 15% लाभ तो प्लस 15, 12% लाभ तो प्लस 12, और 15% हानि तो माइनस 15। इसका निकाल लेंगे आप औसत, यानी कि ये प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल, ये कटेगा आपका प्लस 12/3 आया है ना, ये कटेगा आपका 4 बार में, प्लस में 4 आया, प्लस 4 यानी कि 4% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट हो गया 4% का, कहा गया प्रॉफिट 4% लाभ। ठीक है, तो देखिए आप जो है अगर चीजों को समझ पा रहे हैं
तो आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा उन क्वेश्चन को सोल्व करने में जिनके में बच्चा ज्यादा समय देते हैं, ठीक है। चलिए छापिए और एक सवाल आपके सामने है, इसको बना के दिखाइएगा फटाफट, ठीक है। तो थोड़ा चेंज हो गया है, बताते हैं एक मिनट पानी पीने के बाद। चलिए सवाल नंबर 57। बोला क्या है कि मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ बेचा। अब कैसे सवाल है आपका, तो आप टोटल वस्तु को मान लेंगे 100 मान लेंगे, इसमें इसका 80% की बात किया जा रहा है, तो 100 का 80% कितना होगा 80, आपके पास बचा कितना, ठीक है। अब इसका बात कर रहे हैं बेचने का, मतलब बेच कितना में रहा है, तो बोला क्या है कि 80% भाग को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20% लाभ में इसको बेचना है, 20% के लाभ पर बेचना है, तो 80 का 20% होगा आपका 16 रुपया लाभ लेकर बेचिएगा, तो 16 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे, तो 80 में 16 बढ़ा के बेचेंगे, कितना बेचेंगे 96 में, क्लियर। और शेष को 5% की हानि पर बेचता है, इसको बेच रहा है 5% की हानि, 5% की हानि, ठीक है। तो 20 का अगर निकालिएगा 5% तो 1 रुपया आएगा, मतलब 20 बचे 100 बचे 100 कट 1 आएगा, देखिए 1 रुपया हानि लेकर बेचना है, कितना बेचिएगा 19 में बेचिएगा। तो आप देखिएगा कि सर यहाँ पर टोटल हमारा जो क्रयमूल्य था, ये टोटल क्रयमूल्य था वो 100 था, लेकिन टोटल विक्रयमूल्य की बात किया जाए तो जगह 915 की 5 हाथ में 1 9 1 10 कितना हो रहा है 115 रुपया, ठीक है। खरीदे थे 100 में, बेच रहे हैं 115 में, यानी कि आपको जो लाभ दिख रहा है, ये जो लाभ दिख रहा है, ये लाभ दिख रहा है 15 का, लाभ कितना का दिख रहा है 15 का। अब यहाँ बोला कि यदि उसे कुल मिलाकर 9300 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य जाती है, यानी कि 15 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आया है 9300। निकालना है टोटल क्रय मूल्य, कितना था क्रय मूल्य है हमारा 100, तो 100 का निकालेंगे तो बोलेंगे सर 9300 गुना 100 भागे, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 25 100 कट जाएगा, और 3 से काटिएगा तो ये कटेगा आपका 31 बार में, 31 तिहाई 93, 3100, 31 गुना होता है आपका 62, 62 पे आपका आ जाएगा 3 0, यानी कि 62,000, और ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। बस बनाने का तरीका बस थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप +2 को x मान लें और x का 80% निकाले, फिर उसको शेष में से घटाइए, फिर ऐसा बनाइए। वैसे भी बनता है 10th में, आपका 9th में बना सकते थे, लेकिन अभी तैयारी कर रहे हैं आप कंपटीशन का, और आपको पता है कंपटीशन का डेली जो है दिन पर दिन लेवल हाई होते जा रहा है, क्वेश्चन का अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी तैयारी उस लेवल का ही करना है ताकि आपका भी एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए आते हैं अगला सवाल, और ये सवाल नंबर 58। बोला क्या गया है कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, इसका एक हिस्सा वो 9% के लाभ पर बेचता है और शेष को 20% के लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसको 15% लाभ होता है। तो बताना क्या है कि 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितना है, किलोग्राम में कितना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को आप नॉर्मली मिश्रण के नियम से आराम से बना सकते हैं, लेकिन हम मिश्रण भी बताएंगे अच्छे से अभी, लेकिन मिश्रण के अलावा तरीका और तो जिसको हम लोग बेसिक बोल सकते हैं। बेसिक से पहले देखते हैं, हम पूरा बेसिक को सोल्व करके बस एक हम आइडिया दे देंगे कि आप बेसिक तरीका से सवाल को ऐसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हम आएंगे मिश्रण के नियम से कि मिश्रण से सवाल कैसे सोल्व कीजिएगा। तो बेसिक में क्या बोलिएगा कि सर बेसिक से सोल्व करना चाहे, जो बच्चा अगर बेसिक से सोल्व करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर हम मान लेंगे, माना 9% लाभ पर बेची गई गेहूं है ना जी, गेहूं x kg, ठीक है। तो शेष 19% लाभ कितना हो जाएगा, 19% लाभ पर बेची गई गेहूं हो जाएगा आपका 650 माइनस x, ये बोलेंगे। अब बोला क्या है कि x kg गेहूं को बेचा है 19% के लाभ पे, तो बोलिएगा सर 9% बोला है ना, तो बोलेंगे हम 109/100। और शेष को, शेष यानी कि 650 माइनस x, 650 माइनस x को बेचा है 19% के लाभ पर, लिखेंगे 119/100। ऐसे करने के बाद उसको होता क्या है कि टोटल जो बिक्री था, टोटल गेहूं था, उस पर उसको 15% का लाभ मिलता है, ठीक है। उसको 650 kg गेहूं बेचने पर 15% का लाभ यानी कि 115/100, ठीक है। आप इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा, जो किसका हो जाएगा 9% लाभ पर बेची गई गेहूं का दाम, गेहूं की मात्रा हो जाए केजी में, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले कि एग्जाम में आप इतना चीजों को सोल्व नहीं कर पाएंगे, और सोल्व कर पाना संभव नहीं है कि आप कम समय में इस चीजों को सोल्व कर पाए। ये उनके लिए अच्छा है जो भी तैयारी करे 10th का। तो 10th बोर्ड में होता क्या है कि सर ऐसे सवाल को सोल्व कीजिएगा, तो इस पर आपको नंबर मिलता है कि 3 नंबर या 4 नंबर ऐसे देता है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में क्या है कि अगर आसान सवाल है तब भी उसमें एक ही नंबर मिलेगा, और अगर टफ सवाल है तब भी उसमें एक ही नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ है ना कि हाँ इजी सवाल है तो उसका नंबर कम है, और टफ सवाल है या हार्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए नंबर ज्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं, सारा क्वेश्चन सेम सेम नंबर का मिलता है। तब इसमें अप्लाई करेंगे, इतना ना बनाकर हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे हम मिश्रण का नियम, एलिगेशन मेथड, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, एलिगेशन मेथड। थोड़ा ऊपर कर देंगे, हम यहाँ यूज करेंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड होता क्या है कि जब भी सवाल लिखेंगे, जब दोनों चीजों को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, तब वहां पर आप मिश्रण का नियम को अप्लाई कर सकते। उसमें करता क्या है कि एक साइड रहेगा छोटा वाला, दूसरी साइड बड़ा वाला, और बीच में रहेगा मिश्रण का मूल, बीच में रहेगा मिश्रण का मूल। और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे क्रॉस हटा के यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हटा के हम इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, बस इतना ही में आंसर आ जाएगा। जैसे करते क्या है, तो एक पर बोला है उसको 9% का लाभ, तो प्लस 9% लिखेंगे। दूसरे पर बोला है उसको 19% का लाभ, तो प्लस 19% लिखेंगे। और पूरे मिलाकर बेचा है तो उसको 15% का लाभ, मतलब प्लस 15, यानी कि मिश्रण का जो वैल्यू था वो 15% था, वो बीच में रखा गया। अब घटाइएगा आप यहां से, तो ये घटाते का डिफरेंस देखते हैं, मतलब बड़ा से छोटा, तो 15 में से घटेगा 9 तो आपका आएगा 6, और 19 में से घटेगा आपका 15 तो आपका आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो वजन था कितना केजी था, 650 केजी, कितना 650। अब यहाँ से अनुपात भी निकाल सकते हैं, अब कटिएगा इसको तो जगह 2:3, 2:3, तो टोटल हो गया आपका यहाँ पर 5, और 5 का वैल्यू दिया है कितना 650, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 650/5 यानी कि 130। एक यूनिट का जो वैल्यू कितना होगा 130। तो बोला क्या है कि 9% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा है,
तो 9% के लाभ पर कितना है 2, तो 2 का वैल्यू तो 2 गुना 130 कितना देगा 13 दूना 26 कितना केजी 260 केजी। और 260 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक। और बोलता है आपसे कि 19 केजी के लाभ पर कितना वस्तु बेचा है, तो 13 तिया 39 390 केजी, एकदम आराम से। और ये एलिगेशन मेथड बहुत ही आसान है, और ये वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपका दो वस्तु का मिलाकर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उन क्वेश्चनों का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है एलिगेशन मेथड, इसको बोलते हैं मिश्रण का नियम। और एलिगेशन एक पढ़ने के लिए भी टॉपिक है मिश्रण, जिसमें आप पढ़े होंगे दूध को पानी के साथ मिलाया जाए, अल्कोहल को मिलाया जाए पानी के साथ, ऐसे सवाल पढ़ते होंगे। तो ये भी चैप्टर लेके हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ाए नहीं थे इसलिए हम यहाँ पर समझा दिए कैसे बनता है, और आगे भी जब पढ़ाएंगे मिश्रण को तो उसको अच्छे से डिफाइन की मिश्रण कैसे बनते हैं, ठीक है। आम सवालों को आप आराम मतलब इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं सभी को आराम से समझेंगे, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 59। और ये सवाल हम छोड़ते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। पहले को 1200 पहली घड़ी को 26% के लाभ पर दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा है, तो कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि होगा, ये सवाल आप बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो अगले क्लास में क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आ जाएगा। और ये सवाल है आपका 2022 का पूछा गया एसएससी सीजीएल का। आइए 60 नंबर सवाल बोला क्या है कि आदित्य एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 53,700 में खरीदा। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य देखिए, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है। तो फ्रिज को बेचता है, कहाँ बात किया, अच्छा ये है महोदय। बरसात के मौसम में कीड़ा आता है ना। फ्रिज को बेचता है 15% के लाभ पे, तो आप फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचिएगा तो बोलिएगा सर 115% हो जाएगा। कितना परसेंट, 115/100। और क्या बोला, वॉशिंग मशीन को बेचा है 24% की हानि पे। वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचिएगा तो बेचना पड़ेगा आपको 76%, क्योंकि 76/100। और दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, बराबर था। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य और फ्रिज का विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। फ्रिज को बेचा है 15% के लाभ पे तो 115 करेंगे, और वॉशिंग मशीन को बेचा है 24% की हानि पे तो 76 करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन का आप रेशियो निकाल लेंगे, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, टेंशन नहीं। काटिएगा यहाँ से, कैंसिल हो जाएगा। फ्रिज बाई वॉशिंग मशीन करेंगे तो हो जाएगा आपका 76/115, ठीक है। अभी कट रहा है क्या, 5 से 3 से तो कटेगा नहीं, 23 से भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं कटेगा तो आप इसी पर काम चलाइए। अब क्या बोले कि सर टोटल जो हो गया हम लोग का यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल, ठीक है। अरे भाई टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 की एक हाथ में 1, 7 1 8 1 9, कितना 191, कितना टोटल 191। और यहाँ कितना हो रहा है आपको जोड़ने पर, देखिए दोनों का दाम कितना है, 57,300 रुपया, 57,300 रुपया। यानी कि आप ये बोलिएगा कि सर 191 का जो वैल्यू है वो है 57,300। तो एक का वैल्यू हो जाएगा कितना, 57,300 भागे 191। सोल्व करें तो कटेगा 3 से क्या 9 3 से 3 से कटाता है आपका, एक का वैल्यू आ जाएगा 300। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 300। पूछा क्या है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है, तो वॉशिंग मशीन कितना है आपका 115, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 115 का निकाल दीजिएगा। वॉशिंग मशीन कितना है 115,
115 का निकालेंगे क्रियामूल तो कितना बनेगा कि सर 300 गुना 115, 300 गुना 115, तो 115 तिहाई होता है 345, यानी कि आंसर हो गया 34,500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। हम करते क्या है यहाँ पर, या हम पीछे सिखाए भी आप लोगों को कि डायरेक्ट बोलते क्या है कि अगर हमको जिसका वैल्यू निकालना हो तो हम एक ना निकाल के दोहरा काम ना करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे, तो हम बोलते क्या कि जब 191 का वैल्यू 57,300 है तो पूछा है वॉशिंग मशीन कितना है 115, तो डायरेक्ट हम 115 ही निकाल देते हैं। तो 57,300 में निकालना है 115, तो 115 से गुना करते और दिया हुआ है 191, तो 191 से डिवाइड करते। ये कटेगा आपका 300 बार में, 115 तिहाई होता कितना 345, ये डबल जीरो यानी कि 34,500। ठीक है, तो आपको समय बचाना है तो आप इस तरीके से आप चल सकते हैं। ठीक है, आपको जहां पर समय बचेगा। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल। इसके बाद भी कोई सवाल है क्या, देखना पड़ेगा। इसके बाद कोई सवाल नहीं। ठीक है, ये आपका आखिरी सवाल, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा या जो सवाल आपके लिए छोड़े हैं वो सवाल आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो, और जो अगर बनेगा तो उसका आंसर कमेंट कीजिए। और इसमें एक सवाल जो है आप लोग के लिए जो बोले कि हम उसको अगले क्लास में सुधारेंगे, वो शायद सवाल था शायद 53 या 54 कुछ सवाल था ना, देखते कौन सा सवाल है, हमको भी याद रहना चाहिए ना। 54 नंबर सवाल। ठीक है, ये 54 नंबर सवाल में क्या है कि मिसप्रिंट में कहीं पर या तो इंग्लिश का या तो हिंदी में, हिंदी का तो सेम टू सेम 52 वाला है 53 वाला है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है उसमें भी कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में हम 54 को लेकर फिर से सुधार के लेके आए और आपके सामने रखें ये सवाल क्या था। ठीक है, और तब तक के लिए बने रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।